हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको इंटरनेशनल बिजनेस के अंतर्गत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, अंकटेड, कुछ ऐसी जो संस्थाएं हैं उनके बारे में बताना चाहूँगी। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। Let's start our topic. Firstly, I would be explain about the WTO. W means world, T trade, O organization. It was established on 1st Jan 1995. ये सबसे पहला 1st Jan 1995 को establish हुआ था और इसका establish करने का मकसद ये था कि जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो देश में मतलब बहुत सारे राष्ट्र हैं, उनके बीच में ट्रेड है वो एकदम से इनबैलेंस हो गया था। तो उसको बैलेंस में लाने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए थे, जिसके अंतर्गत वो ईज़िली रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके एक इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड को कर सकें। सो वी कैन से डैट WTO इज़ द बिगेस्ट रिफॉर्म। ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, एक रिफॉर्मेशन है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर एट द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार के एंड के बाद ये एक सबसे बड़ा रिफॉर्मेशन हुआ था। तो इसके अंदर क्या हुआ था, कुछ हमारे इंटरनेशनल लेवल पे कुछ नेशंस को जोड़ा गया था जो सेम रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड कर सके ईजिली। इट्स ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच डील्स, जो कि डील करते हैं विद द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड। जो ट्रेड्स के रूल्स और रेगुलेशन, जो एक कॉमन रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए थे इसके मेंबर्स के लिए बिटवीन द डिफरेंट नेशन, जो इसके मेंबर्स थे, जो नेशन कंट्री इनके मेंबर थे, उनके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए थे ताकि वो ईजिली ग्लोबलाइजेशन, ताकि वो ईजिली लिबरलाइज हो सके, ईजिली व्यापार कर सके। तो इसके अंदर 164 मेंबर कंट्रीज़ को शामिल किया गया था और रिसेंट में अभी इसके अंदर अफगानिस्तान जैसी कंट्री को शामिल किया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि WTO को बनाने का क्या क्या मतलब था। नेचर ऑफ WTO, इट डील्स विद सेल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशन एट ग्लोबल लेवल। इसका काम ही ये है कि ग्लोबल लेवल पर ट्रेड को पॉसिबल बनाना। इट ऑपरेट विद द पर्पस ऑफ लिबरलाइजिंग ट्रेड, जो हमारा ट्रेड है, हमारा जो व्यापार है उसको लिबरलाइज करना। उसके अंदर कुछ इसने टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स थे उनको रिमूव किया था, बाकी फंड प्रोवाइड करने का काम किया था। तो इसका मकसद था कि ट्रेड को लिबरलाइज करना, उसका उदारीकरण करना, फ्री फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन द इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो गुड्स और सर्विसेज है उनका आदान प्रदान ईजिली हो सके। जो मेंबर कंट्रीज इसकी मेंबर बनी हुई थी वो रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए ईजिली गुड्स और सर्विसेज को एक देश से दूसरे देश में भेज सके। सेटल डिस्प्यूट थ्रो सम न्यूट्रल प्रोसीजर, कुछ न्यूट्रल प्रोसीजर था जिसको फॉलो अप करते हुए वो अपने जो डिस्प्यूट है, जो संघर्ष है दो कंट्रीज़ के बीच में, उसका सेटल डाउन हो सके और वो ईजिली अपने दोनों कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड ईजिली चल सके। Ensure that trade flows on smoothly and freely as possible, means to say that in short we can say that the main purpose of WTO is to make free flow of trade या फ्री फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गुड्स और सर्विसेज का आदान प्रदान ईजिली हो सके बाय द फॉलोइंग ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट इज मेड बाय द WTO। ठीक है, ये WTO को क्या था, एक मकसद था। फिर हमारे बेनिफिट्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड रोल ऑफ ट्रेड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले इसके क्या बेनिफिट हैं। प्रोमोट इंटरनेशनल पीस, जब रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए वो ईजिली ट्रेड करेंगे तो इससे हमारी जो विश्व में शांति है उसका प्रमोशन होगा, विश्व में शांति बनाई रहेगी। डिस्प्यूट का सेटलमेंट ईजिली हो जाएगा मेंबर नेशंस के बीच में, क्योंकि रूल्स और रेगुलेशन बने हुए हैं तो वो उसका फॉलो अप करेंगे तो डिस्प्यूट होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी और डिस्प्यूट होंगे तो उसका सेटलमेंट भी ईजिली हो जाएगा। मेक इंटरनेशनल ट्रेड वेरी स्मूथ बाय फ्रेमिंग कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशन, कॉमन रूल्स और रेगुलेशन को बनाकर जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको बहुत आसान बनाया जा सके। हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जिन कंट्रीज़ का विकास हो रहा है, जो विकासशील देश हैं, उनकी
इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करना बाय गिविंग द प्रिफरेशनल ट्रीटमेंट, उनको ट्रीटमेंट देकर, उनको प्रिफरेंशियल, उनको सबसे पहले ट्रीटमेंट देकर उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को में हेल्प करना, ठीक है। फ्री ट्रेड और हेल्प इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट एंड इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। क्या करना बेटा, ट्रेड को फ्री बनाना ताकि जो इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं वो ईजिली गुड्स एंड सर्विसेज को एक देश से दूसरे देश में भेज सके। ऐसा करने से जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो भी अच्छी होगी और साथ के साथ लोगों का रहने का जो तौर तरीका है उसमें भी चेंजमेंट आएगा, क्योंकि जब उनके ऊपर से टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटा दिया जाएगा, जब उसके अंदर फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा, वो ईजिली ट्रेड कर पाएंगी। तो ऐसा करने से एक कंट्री दूसरे कंट्री से ईजिली रॉ मटेरियल मंगा सकती है, एक अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट मंगा सकती है, जिससे प्रोडक्ट की क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट आएगा और साथ के साथ लोगों का रहने का जो तौर तरीका है उसमें भी चेंजमेंट आएगा। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ द WTO इज़ दैट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना, उसको बचाव करना। ओके, तो ये था हमारे WTO के नेचर एंड बेनिफिट्स। नाउ कम टू द सेकेंड टॉपिक, दैट इज UNCTAD, 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 U for United and for Nation, C for Conference on Trade, T for Trade and Development, United Nation Conference on Trade and Development। एस्टेट और RPSC में तो मोस्टली बेटा इनकी जो फुल फॉर्म होती है वो ही आती है। सो इट इज़ अ परमानेंट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसका ये एक परमानेंट ऑर्गन है। UNCTAD जो है ये एक परमानेंट ऑर्गन है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1964 में और इसको इस्टेब्लिश करने का मकसद था ट्रेड को प्रमोट करना, इन्वेस्टमेंट करना और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका डेवलपमेंट करना। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा है, जेनेवा में है और जेनेवा जो है वो स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। इसके अंदर 195 मेंबर्स को शामिल किया गया था, 195 मेंबर स्टेट्स को शामिल किया गया था। और UNCTAD की जो मीटिंग हुई थी जेनेवा के अंदर, तो उसके अंदर कुछ नेगोशिएशन किए गए थे। UNCTAD की मीटिंग के अंदर कुछ नेगोशिएशन किए गए थे और उसका परिणाम ये निकला था कि सबसे पहले जो ग्लोबल सिस्टम है हमारे ट्रेड प्रेफरेंसेस का, जो कि 1988 में हुआ था, उसके अंदर ये रखा गया था कि जो देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं उनके बीच में लगने वाला जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स है उनको रिमूव किया जाए। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जब वो आपस में व्यापार करती हैं तो उनके ऊपर जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को लगाए जाते हैं उनको हटाया जाए। और जो सेकंड नेगोशिएशन था वो ये था द कॉमन फंड फॉर कमोडिटीज़, जो कि 1989 में हुआ था। ये भी एक इंटर गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो असिस्ट मतलब हेल्प प्रोवाइड करती है डेवलपिंग कंट्रीज़ को डैट हैवीली डिपेंडेंट ऑन कमोडिटी एक्सपर्ट, जो कि कमोडिटी को एक्सपोर्ट करने पर डिपेंड होती है। मतलब मेन जो UNCTAD था वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ही बना था ताकि डेवलपिंग कंट्रीज़ का भी डेवलपमेंट हो सके। इसके लिए उसने उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करी, उनके ऊपर से जो टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उनको रिमूव कराने का काम किया। अब तक जो इनकी मीटिंग है वो 15 मीटिंग हो चुकी हैं। हर 4 साल में UNCTAD की मीटिंग होती है। इनके मेंबर्स के बीच में 194 जो इनके मेंबर्स हैं उनके बीच में इनकी मीटिंग होती है और हाँ 195 मेंबर्स के बीच में इसकी मीटिंग होती है। अब तक 15 मीटिंग हो चुकी है। अब 2025 में इसकी 16th मीटिंग होगी। इसका जो है इस द 15 क्वाड्रिलेनियन मीटिंग कहाँ पर हुई थी, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये मीटिंग हुई थी हमारी ब्रिज टाउन बारबाडास में और ये कब हुई थी 25 से लेकर 30 अप्रैल 2021 के बीच में ये हुई थी। UNCTAD की अब तक 15 मीटिंग्स हो चुकी हैं। सबसे पहली मीटिंग जेनेवा में हुई थी, 1964 में हुई थी। इसके 195 सदस्य होते हैं और सेकेंड मीटिंग जो हुई थी वो न्यू दिल्ली में हुई थी, 1968 में हुई थी और हर 4 साल में इसकी मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है। जो थर्ड मीटिंग हुई थी वो हुई थी सैंटियागो में, 1972 में सैंटियागो में हुई थी। 14th मीटिंग इसकी नैरोबी केन्या में हुई थी 2016 में। एंड एज ऑफ May 2018 195 स्टेट्स आर UNCTAD मेंबर। अब 2018 में 195 जो मेंबर्स हैं वो इसके सदस्य बन गए हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वर्ल्ड बैंक। IMF एंड वर्ल्ड बैंक
IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, जिसको IBRD के नाम से भी जाना जाता है, वॉज इस्टेब्लिश ड्यूरिंग UN कॉन्फ्रेंस ऑफ 44 नेशन। 44 नेशंस की, 44 राष्ट्र की एक सभा हुई थी, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके अंतर्गत IMF और वर्ल्ड बैंक दो बॉडीज़ को बनाया गया था, दो ऑर्गन बॉडीज़ को बनाया गया था। और जो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसे ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये ब्रिटेन वुड्स, जो कि न्यू हेम्स्फेयर में एक जगह है, वहाँ पर हुई थी। और ये कब हुई थी? ये हुई थी 7 जुलाई 1944 में। वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों बनाए गए थे जब 44 राष्ट्र की एक सभा हुई थी ब्रेटन वुड्स में। ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पशायर यूनाइटेड स्टेट्स में है, और ये कब हुई थी? 7 जुलाई 1944 में हुई थी। इसके अंदर दो बॉडीज़ को बनाया गया था, डेट इज़ वर्ल्ड बैंक एंड IMF. IMF and World Bank are known as twin sisters. These two international institutions are known as Bretton Woods twins or sister institution. इन्हें सिस्टर इंस्टीट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है. These फाइनेंशियल क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें फाइनेंस प्रोवाइड कर, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करती हैं. जो पुअरर कंट्रीज़ हैं उनको फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करती है. तो इन्हें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सिस्टर इंस्टीट्यूशन, ब्रिटन वुड इंस्टीट्यूशन के नाम से जाना जाता है. These फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड लोन, ये लोन प्रोवाइड कराती हैं, एंड ग्रांट्स टू द गवर्नमेंट ऑफ द पुअरर कंट्री. जो पुअरर कंट्रीज की गवर्नमेंट है उनको लोन प्रोवाइड कराने का, उनको फाइनेंस प्रोवाइड कराने का काम करती है, फॉर द पर्पस ऑफ परस्यूइंग कैपिटल प्रोजेक्ट. जो भी उनके जो प्रोजेक्ट चल रही हैं ताकि वो उस पर लगातार अपना काम कर सकें. पैसों की वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो पुअरर कंट्रीज़ हैं, उनका काम ना रुके. जैसे आपको पता है कि नरेंद्र मोदी ने अतुल भूजल योजना बनाई है, ठीक है. उसके बाद है वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक के अंदर दो बॉडीज़ को शामिल किया गया है. फर्स्ट इज IBRD एंड सेकेंड इज IDA. IBRD दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एंड सेकेंड इज IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन. ये दोनों पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक के अंदर कितनी बॉडी शामिल है. द वर्ल्ड बैंक कंसिस्ट ऑफ टू बॉडी, दैट इज IBRD एंड IDA, एंड यू हैव टू लर्न द फुल फॉर्म ऑफ IBRD एंड IDA. IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एंड IDA इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन. देखो, वर्ल्ड बैंक ने सबसे पहले फ्रांस को लोन दिया था. ये पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने सबसे पहले किसको लोन दिया? तो सबसे पहले फ्रांस को लोन दिया था. नाउ दिस बैंक फोकस ऑन पुअरर कंट्रीज फॉर प्रोवाइडिंग फंड, और ये बैंक है सबसे ज़्यादा इसका फोकस पुअर जो कंट्रीज़ हैं उनको फंड प्रोवाइड कराने का है, ठीक है. तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आते हैं वर्ल्ड बैंक में से, जो मैंने एक पॉइंट्स के रूप में बनाए हैं. वो देखो मैं आपको जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ. फर्स्टली इसका मोटो क्या है? वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी. जो हमारे देश है, जो हमारे देश में गरीबी है उसको रिमूव करना, हमारे देश को पॉवर्टी से फ्री करना, हमारे देश में जो गरीबी है उसको दूर करना. इसका काम क्या है? वर्ल्ड बैंक का एक मोटिव है. सेकेंड, वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन कब हुआ था बेटा? वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन हुआ था जुलाई 1944 में. वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है. वर्ल्ड बैंक के जो मेंबर थे, वो वर्ल्ड बैंक के अंदर IBRD में तो 189 कंट्रीज़ मेंबर्स को शामिल किया गया है, और IDA के अंदर 173 कंट्रीज़ मेंबर्स हैं. इसके प्रेसिडेंट का नाम है डेविड मैलपास था. इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन थे वर्ल्ड बैंक ग्रुप. इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन को किस नाम से जाना जाता है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के ही IBRD और IDA है, क्या है? दो बॉडीज इसके अंदर शामिल हैं. इसका गोल था रिमूव द पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री. वर्ल्ड में से नहीं, फ्रॉम द कंट्री नहीं, वर्ल्ड, फ्रॉम द वर्ल्ड में से पॉवर्टी को रिमूव करना, उसको हटाना, उसको कम करना. इट्स मिशन इज टू एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी. जो हमारे देश में, जो हमारे विश्व में पॉवर्टी फैली हुई है उसको कम करना, उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस करना. एंड टू प्रोमोट द शेयर प्रोस्पेरिटी, और हम एक समृद्धि का, एक देश में, एक विश्व में समृद्धि को लाना. तो देखो वर्ल्ड बैंक ग्रुप, अब वर्ल्ड बैंक के अंदर तो दो बॉडीज को शामिल किया गया है, डेट इज IBRD एंड IDA. बट अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि वर्ल्ड, जो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप,
उसके अंदर बेटा इन 5 बॉडीज़ को शामिल किया गया है, IBRD, IDA, IFC, ICSID एंड MIGE। वर्ल्ड बैंक के अंदर 2 बॉडी शामिल है, IBRD, IDA एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर 5 बॉडीज़ को शामिल किया गया है। आई रिपीटेड अगेन, IBRD, IDA, IFC, ICSID एंड MIGA, मिगा। देखिए बेटा, IBRD एंड IDA प्रोवाइड फाइनेंस, वो फाइनेंस प्रोवाइड कराने का काम करती हैं पूरा कंट्रीज़ को, पॉलिसी, एडवाइस एंड टेक्निकल असिस्टेंट टू गवर्नमेंट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। जो विकासशील देश हैं उनकी गवर्नमेंट को फाइनेंस प्रोवाइड कराने का काम, पॉलिसी प्रोवाइड कराने का काम, उनको कोई भी एडवाइस देनी है, कुछ भी अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड उनको कोई एडवाइस देनी है, कोई तकनीकी सहायता करनी है, तो उसका वो कौन प्रोवाइड कराता है? पुअरर कंट्रीज़ को, डेवलपिंग कंट्रीज़ को IBRD और IDA। IDA फोकस ऑन वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्री। IDA है वो सब वर्ल्ड की, विश्व की जो सबसे पुअरेस्ट कंट्री है उसकी ओर फोकस रखती है। IBRD असिस्ट मिडल इनकम एंड क्रेडिट वर्दी पुअरर कंट्री। IDA जो विश्व में सबसे गरीब कंट्रीज हैं उस पर ध्यान रखती है। IFC, MIGA एंड ICSID फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग द प्राइवेट सेक्टर इन डेवलपिंग कंट्रीज। और जो हमारी बाकी 3 बॉडीज़ हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप की जो बची हुई हैं, डेट इज IFC, MIGA एंड ICSID, फोकस ऑन, वो किस पे फोकस रखती हैं? स्ट्रेंथनिंग पे द प्राइवेट सेक्टर इन डेवलपिंग कंट्री। जो डेवलपिंग कंट्रीज में जो प्राइवेट सेक्टर है उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने का काम होता है इन तीनों बॉडीज़ का, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं IBRD के बारे में। IBRD की फॉर्मेशन 1944 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर हमारा वॉशिंगटन DC में है। इसकी मेंबर कंट्री, इसके अंदर 189 मेंबर्स को शामिल किया गया है। दिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड लोन। जो हमारा IBRD है वो लोन प्रोवाइड कराने का काम करता है किसको? मिडल क्रेडिट वर्दीनेस डेवलपिंग कंट्रीज को। फिर IDA वर्ल्ड की पुअरेस्ट कंट्री को लोन प्रोवाइड कराने का काम करता है। इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो 24 सितंबर 1960 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। उसके बाद हमारा आता है IFC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन दैट ऑफर्स इन्वेस्टमेंट, advisory and asset management services to encourage private sector industries in less developed country। जो कंट्रीज़ अभी डेवलप नहीं हुई हैं पूरी तरीके से, जो अभी डेवलपिंग के सेक्टर में आ रही हैं, उसके अंदर जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनको एडवाइस देने के लिए, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एसेट्स मैनेजमेंट करने के लिए उनकी हेल्प करता है। इसका फॉर्मेशन हुआ था हमारा IFC का 20 जुलाई 1956 में। इसका डिपार्टमेंट वाशिंगटन DC में है और इसके अंदर 184 कंट्रीज़ मेंबर्स को शामिल किया गया है। उसके बाद होता है हमारा MIGA मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। इसकी फॉर्मेशन 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। इसमें 181 कंट्रीज़ मेंबर्स को शामिल किया गया था। इसका पर्पस है जो हमारी मैंडेट टू प्रोमोट क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। इट्स प्रोमोट FDI, जो हमारा ये FDI है उसको प्रमोट करने का काम भी हमारा MIGA का होता है। उसके बाद आता है हमारा ICSID। द फुल फॉर्म ऑफ ICSID इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इसको 1966 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसका मेन एम था लीगल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एंड काउंसिलेशन बिटवीन द इंटरनेशनल इन्वेस्टर। जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर होते हैं, जो विदेशों में इन्वेस्ट करते हैं, उनके बीच में अगर कोई भी लीगली डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको सॉल्यूशन कराना और उनके बीच में समझौता कराना। इसका फॉर्मेशन हुआ था 14 अक्टूबर 1966 में। इसके अंदर 154 मेंबर कंट्रीज़ को शामिल किया गया था और इसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वॉशिंगटन DC में है। उसके बाद वन एंड द लास्ट मेंबर कंट्रीज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, दैट इज IMF। IMF इज द सेकेंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट टू द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों ही ट्विन सिस्टर हैं। तो वर्ल्ड बैंक के बाद जो सेकेंड हमारी आई थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो हमारी थी IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड।
इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1945, ये एग्जिस्टेंस में आई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। इसके अंदर 191 मेंबर्स कंट्रीज़ को शामिल किया गया है। इसका पर्पस है फैसिलिटेटिंग सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट, जो हमारी इंटरनेशनल पेमेंट होती हैं उनको फैसिलिटेट करना, उनको आसान बनाना, एंड एडजस्टमेंट इन एक्सचेंज रेट अमंग नेशनल करेंसी। और जो नेशनल करेंसी है, जैसे यहाँ पे रुपी है, आगे यूरो चल रही है, येन चल रही है, तो जब भी कंट्रीज ट्रेड करती हैं तो करेंसी को जब वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं तो उसकी एक रेट को फिक्स करना, उसमें एडजस्टमेंट कराना। IMF का ऑब्जेक्टिव होता है IMF फाइनेंस प्रोवाइड कराना, इसका मेन फंड प्रोवाइड कराना ही इसका मेन एम है। सो इट प्रमोट द इंटरनेशनल मॉनिटरी कॉपरेशन थ्रू अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन, एक मॉनिटरी फंड प्रोवाइड कराना। टू फैसिलिटेट एक्सपेंशन ऑफ बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जो ट्रेड है उनके बीच में क्या लाना, बैलेंस लाना, उनके इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में बैलेंस लाना। To assist in the establishment of a multilateral system of payment in respect of current transaction between member of IMF, क्या करना बेटा, जो IMF है उसका काम होता है जो पेमेंट हो रही है, मल्टीलेटरल सिस्टम पेमेंट हो रही है, उसको क्या करना, हेल्प प्रोवाइड कराना। टू रिड्यूस डिसइक्विलिब्रियम इन BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें जो डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है कि आपको जो इम्पोर्ट है वो ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट है वो कम हो रहा है, आपको डिफिसिट बैलेंस है वो ज़्यादा आ रहा है, सरप्लस कम आ रहा है, तो उसको भी मेंटेन करके रखना। टू एंश्योर द स्टेबिलिटी टू फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, जब आप करेंसी को एक्सचेंज करते हो तो उसके बीच में जो रेट होती है उसको भी स्टेबल करना। टू प्रोमोट कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन बैकवर्ड एरियाज एंड अंडर डेवलप कंट्रीज़ के बीच में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसको प्रोमोट करना। टू सिक्योर मल्टीलेटरल कन्वर्टिबिलिटी, एंड द लास्ट वन इज टू प्रोवाइड मॉनिटरी हेल्प टू मेंबर ड्यूरिंग एमरजेंसी, अगर एमरजेंसी में किसी को फंड की रिक्वायरमेंट है, किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ को, उनको प्रोवाइड कराना। फिर है हमारे फंक्शंस एंड रोल ऑफ IMF, जो रोल है IMF के उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट रेगुलेटरी, सेकंड फाइनेंशियल, थर्ड कंसल्टेटिव। 3 रोल हैं जो इसके फंक्शंस हैं, उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, रेगुलेटरी, फाइनेंशियल एंड कंसल्टेटिव। तो IMF देखो रेगुलेटरी में अंदर क्या आता है, मैं ऐसे एक बार उसके ऊपर से रीडिंग करवा देती हूँ। IMF एडमिनिस्टर अ कोड ऑफ गुड बिहेवियर इन इंटरनेशनल पेमेंट। फिनेंशियल में एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन IMF ऑफर शॉर्ट टर्म लोन, जो IMF है वो शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कराने का काम करती है ताकि इनके बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन किया जा सके। एंड कंसल्टेटिव में टेक्निकल असिस्टेंट, उन्हें तकनीकी सहायता प्रदान करती है। एंड ट्रेडिंग इन अ वाइड रेंज ऑफ एरिया सच एज सेंट्रल बैंकिंग एक्सेट्रा। फिर सेकंड है रेगुलेटरी में फिक्सेशन ऑफ पर वैल्यू ऑफ करेंसी इन टर्म ऑफ गोल्ड और डॉलर की डोन में उनकी जो रेट है उनको फिक्स करना। फिनेंशियल में IMF रिसोर्सेज कम फ्रॉम द मेंबर कंट्री बेस्ड ऑन एस्टैब्लिश कोटा फिक्स बाय IMF। एंड कंसल्टेटिव में प्रोवाइड एक्सपर्टाइज टू कंसल्ट इन इकोनॉमिक डिसीजन। फिर हमारा रेगुलेटरी में थर्ड आएगा, रेगुलेट करती है एक्सचेंज रेट को, प्रैक्टिसेस को इंटरनेशनल पेमेंट में, ठीक है। फिनेंशियल में मेंटेन लिक्विडिटी ऑफ द फंड रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं उनके फंड को लिक्विडिटी प्रोवाइड कराने का काम करती है। और कंसल्टेटिव में वो इकोनॉमिक सर्विलेंस, इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोवाइड कराने का काम करती थी। ये हमारे IMF के रूल। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।